Banking Law Notes by Desi LLB। अब जो टॉपिक करेंगे वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, पेज नंबर 45। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा। फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है? फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेक्स ये होता है, जैसे एक करेंसी है इंडियन रुपीज़, ये हमारे कंट्री की करेंसी है, ओके। और बाकी फॉरेन करेंसीज हैं जैसे कि डॉलर या फिर पाउंड, ओके, या फिर यूरो, ऐसे। तो ये सब करेंसीज हैं। तो ये फॉरेन करेंसी से, जैसे इंडियन रुपीज़ का एक्सचेंज, अगर इतने रुपीज़ हैं, मान लो 75 रुपीज़ से का एक डॉलर, ये आपस में एक्सचेंज, जैसे मान लो 90 रुपीज़ का एक पाउंड या फिर 80 रुपीज़ का एक यूरो, ऐसे। अगर 75 रुपीज़ दे के एक डॉलर लिया जा रहा है, ये फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है। और 90 रुपीज़ दे के एक पाउंड लिया जा रहा है, तो ये आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ऐसे करेंसी एक्सचेंज होती हैं। दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ की करेंसी एक्सचेंज करना, इसको फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। तो फेमा जो है, इन फॉरेन एक्सचेंज जो हो रहा है पूरा, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में, भारतीय करेंसी से दूसरी फॉरेन करेंसी में, इसका मैनेजमेंट करता है ये एक्ट जो है। इसके अंदर इसके नियम और कानून हैं, लॉज वगैरह हैं, जिससे कि ये फॉरेन एक्सचेंज जो है ये मैनेज किया जाए। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा क्या है? ये एक सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ लॉज है, नियमों का सेट है, जो एम्पावर करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर देता है और इनेबल करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार को इनेबल करता है कि वे रूल्स पास कर सकें, लॉज पास कर सकें, नियम पास कर सकें। कौन से नियम? जो नियम फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हों। तो फेमा क्या हुआ? फेमा सेट ऑफ रूल्स हैं जो आरबीआई को एम्पावर करें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनेबल करें फॉरेक्स से रिलेटेड रूल्स पास करने में, ठीक है। फेमा ने जो है रिप्लेस किया था फेरा को, FERA को, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेमा से पहले जो एक्ट था फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए, वो था फेरा। रिप्लेस क्यों किया था? क्योंकि फेरा में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी, टू मैनी रेस्ट्रिक्शंस, ओके। और वो कंपेटेबल नहीं था लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, नॉट कंपेटेबल विद लिबरलाइजेशन पॉलिसी। जो 1991 करीब में जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई थी, उसके अकॉर्डिंग कंपेटेबल नहीं था, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थी। इस वजह से फेमा को रिप्लेस किया गया, फेरा को रिप्लेस किया गया फेमा से। तो फेमा को लाने का ऑब्जेक्टिव था रिड्यूस रेस्ट्रिक्शंस, जो फेरा में रेस्ट्रिक्शन थी उनको रिड्यूस किया जाए फेमा के थ्रू, ठीक है। तो अब ऑफेंस जो है फॉरेक्स में वो एक सिविल ऑफेंस बन गया। पहले फेरा में जो था वो क्रिमिनल था, अब जो है क्रिमिनल नहीं रहा, फेमा में जो है अब क्या कहते हैं, ये सिविल ऑफेंस बन गया है। और फेमा किस लिए और लाया गया? जिससे कि फॉरेक्स मार्केट जो है इंडिया का वो डेवलप हो सके, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया। जिससे क्या होगा? फॉरेक्स मार्केट डेवलप होगा तो फॉरेक्स फ्लो होगा, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन की करेंसी होगी वो भारत में इनफ्लो होगी, ठीक है, जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, जिससे कि हम बाहर की चीज़ों को खरीद सकते हैं और इम्पोर्ट कर सकते हैं, कहीं भी पेमेंट करनी हो वो कर सकते हैं। तो इसके कुछ मेन प्रोविजंस देख लेते हैं फेमा के, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के। इसमें एक प्रोविज़न है ऑथराइज्ड पर्सन का। ऑथराइज्ड पर्सन कौन होता है? वो पर्सन जिसको ऑथराइज्ड किया हो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, डील करने के लिए फॉरेक्स में। केवल ऑथराइज्ड पर्सन ही डील कर सकता है फॉरेक्स में, कन्वर्ट कर सकता है। आपको अगर डॉलर चाहिए तो आप ऑथराइज्ड पर्सन के पास ही जा सकते हो, वो आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ रुपीज़ में क्या कहते हैं, आपको डॉलर प्रोवाइड करा सकता है। ये केवल ऑथराइज पर्सन ही करा सकता है जो आरबीआई से ऑथराइज हो, ठीक है। और होल्ड भी वही कर सकता है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा जैसे अमाउंट होता है फॉरेक्स का, क्या कहते हैं, यही अपने पास रख सकते हैं, हर कोई फॉरेक्स अपने पास नहीं रख सकता, फॉरेन करेंसी नहीं रख सकता। छुटपुट की बात नहीं हो रही, जैसे काफ़ी सही अमाउंट में अगर कोई फॉरेक्स रख सकता है तो क्या कहते हैं, ऑथराइज पर्सन ही नहीं, और ऑथराइज पर्सन ही रख सकता है, केवल वही ऑथराइज है। अदरवाइज अगर आप बिना परमिशन के और बिना ऑथराइजेशन के आरबीआई से ऐसे रख रहे हो तो ये इलीगल है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, पहले करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं होते क्या। जैसे आप कहीं फॉरेन ट्रैवल पे जाते हो किसी और कंट्री, या फिर कहीं दूसरे कंट्रीज़ में एजुकेशन के लिए जाते हो, या फिर किसी दूसरे कंट्री में क्या कहते हैं, आपके पेरेंट्स या आपके बच्चे या फिर आपकी स्पाउस वगैरह, पति पत्नी वगैरह, उनकी मेडिकल केयर के लिए, अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, या फिर आपका लोन का इंटरेस्ट है वो ड्यू है,
या फिर आपका शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन है वो ड्यू है, इन सब की पेमेंट आप फॉरेन कंट्री में क्या कहते हैं कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। ये CAT करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में आते हैं ये सारे एक्सपेंसेस। तो इनका पेमेंट आप फॉरेन कंट्री में उनकी करेंसी में कर सकते हैं, ये आपको अलाउड है, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप यहाँ से जैसे फॉरेन ट्रैवल के लिए क्या कहते हैं आप वहाँ के होटल्स में पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ के एजुकेशन के लिए आप वहाँ की यूनिवर्सिटी में उनकी करेंसी में, जैसे किसी US यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे US डॉलर में पेमेंट कर सकते हैं। तो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व के थ्रू वो पेमेंट हो जाएगी, फॉरेक्स रिजर्व से वो पैसा जाता है, ठीक है। या फिर मेडिकल केयर के लिए, या फिर लोन इंटरेस्ट ड्यू हो, या फिर शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन ड्यू हो, तो इस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लिमिट्स लगाई गई हैं RBI द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के से डिस्कशन करने के बाद। जैसे कि कुछ लिमिट्स होती हैं, मान लो कि आप एक साल में 2 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू के बराबर का फॉरेक्स आप दूसरे कंट्रीज़ में भेज सकते हैं, ठीक है। आपने 2 करोड़ रुपए के डॉलर्स खरीद लिए, ठीक है। अब वो डॉलर्स क्या कहते हैं आप इतना पेमेंट कर सकते हैं एक साल में, भारत से बाहर भेज सकते हैं इतना रिजर्व। तो केवल यही लिमिट्स हैं, बाकी ये सब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अलाउड हैं। एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो बाहर अपने गुड्स सेल करते हैं और वहाँ से फिर फॉरेक्स उनके पास आता है, तो उन एक्सपोर्टर्स को क्या कहते हैं RBI को सारी डिटेल्स देना कंपलसरी है अबाउट गुड्स सोल्ड आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर जितने भी गुड्स सोल्ड हुए हैं उसकी उनकी डिटेल्स देना कंपलसरी है। अगर आप फेमा में कुछ गड़बड़ करोगे, पेनल्टी क्या क्या होंगी। इफ़ एनीवन कॉन्ट्रावीन्स फेमा रूल्स, फेमा के रूल्स का कोई उल्लंघन करता है, उनके विरुद्ध जाता है, तो उसकी पेनल्टी जो होगी वो 3 टाइम्स सम इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रावेंशन। तो उस गड़बड़ी में, जो फेमा के रूल्स में गड़बड़ी की है उसमें जो ट्रांजैक्शन में जो सम इन्वॉल्व था, जितने अमाउंट का सम था उसमें, तो उससे 3 गुना ज़्यादा पेनल्टी होगी, ठीक है। इसकी 3 गुना पेनल्टी होगी। और अगर आप उल्लंघन करते ही जा रहे हैं, इफ़ कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज, तो आप पे पेनल्टी जो लगेगी 5000 पर डे, डेली के 5000 रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी। अब मान लो आपने कोई गड़बड़ नहीं की है, आप अपील करना चाहते हैं इस फैसले के खिलाफ, तो ये कैसे करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अपॉइंट कर सकती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो चीज़ को जज करेगी। अगर उसमें पता लगता है आपने गड़बड़ी की थी, आप गिल्टी साबित होते हैं, तो अगर सम जो इन्वॉल्व था वो 1 करोड़ से कम का था, लेस देन 1 करोड़, तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जो होगी, सिविल इम्प्रिजनमेंट, सजा क्या कहते हैं कैद की सज़ा होगी सिविल, वो केवल मैक्सिमम जो होगी 6 महीने की होगी। अगर सम इन्वॉल्व जो था वो 1 करोड़ से ज़्यादा का था, तो मैक्सिमम 3 साल की सिविल इम्प्रिजनमेंट होगी, ठीक है। अब इसके खिलाफ भी आप अपील करना चाहते हैं, तो वो अपील होगी स्पेशल डायरेक्टर पे, या फिर आप एपलेट ट्रिब्यूनल में भी कर सकते हैं इसकी अपील, या फिर हाई कोर्ट में भी। तो ये था फेमा। एक क्विक रिवीजन करते हैं। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, जैसे हमारी इंडियन करेंसी है और दूसरी फॉरेन करेंसीज होती हैं, डॉलर, पाउंड, यूरो, ये वगैरह। इन रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना, डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करना, ऐसी फॉरेन करेंसीज को इंडिया रुपीज़ में कन्वर्ट करना, इंडियन रुपीज़ को फॉरेन करेंसीज में कन्वर्ट करना, इसको फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। और इस सारी ट्रांजेक्शन को मैनेज करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है फेमा। तो ये होता क्या, व्हाट इज़ फेमा। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। ये सेट ऑफ रूल्स हैं जो एम्पावर करते हैं RBI को और इनेबल करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो रूल पास कर सकें फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। इसने फेरा को रिप्लेस किया था। फेरा था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये फेमा से पहले था फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए। ये रिप्लेस क्यों किया गया था, क्योंकि फेरा में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी और वो लिबरलाइजेशन पॉलिसी के साथ कंपेटेबल नहीं था। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे फेमा लाने के ऑब्जेक्टिव थे कि रेस्ट्रिक्शंस रिड्यूस की जा सकें, कम की जा सकें। और इससे क्या हुआ, ऑफेंस फॉरेक्स में अगर कोई ऑफेंस होता है वो सिविल माना जाएगा, अब वो क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। और दूसरा क्या था इसका ऑब्जेक्टिव, ये था कि फॉरेक्स मार्केट जो हो भारत में डेवलप हो सके, जिससे कि और ज़्यादा फॉरेक्स इंडिया में आ सके, इंक्रीज फॉरेक्स फ्लो। इसके कुछ मेन प्रोविजंस क्या थे कि ऑथराइज्ड पर्सन जो होगा, ऑथराइज्ड बाय RBI के थ्रू ऑथराइज जो होगा, केवल वही फॉरेक्स में डील कर सकता है और वही फॉरेक्स को अपने पास रख सकता है। ही कैन होल्ड फॉरेक्स। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं जो कि अलाउड हैं फॉरेक्स में, वो हैं फॉरेन ट्रैवल, बाहर ट्रैवल करने के लिए, एजुकेशन,
कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, या फिर आपके पेरेंट्स, चिल्ड्रन और स्पाउस की मेडिकल केयर के लिए, ठीक है, माता पिता बच्चों के और पति पत्नी के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या फिर लोन, किसी लोन का इंटरेस्ट है ड्यू है फॉरेन करेंसी में, वो पेमेंट करने के लिए, या फिर शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन हो वो ड्यू हो उसके पेमेंट के लिए, ठीक है। तो ये इस पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कर सकते हैं इन पेमेंट्स को। लेकिन आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिस्कशन करने के बाद कुछ लिमिट्स लगाती है, जैसे कि एक साल में क्या कहें 1 करोड़, आप इतना ही 1 करोड़ रुपीज़ के वैल्यू की फॉरेन करेंसी जो है वही बाहर दूसरे कंट्री में भेज सकते हैं। अब अगला प्रोविज़न क्या है, यह है कि जो एक्सपोर्टर्स जो होते हैं, जो बाहर गुड्स भेजते हैं भारत के बाहर, उनको आरबीआई को डिटेल देना कंपलसरी है, किस चीज़ के बारे में, जो भी गुड्स जो है भारत के बाहर बेचे गए हैं। अब फेमा के रूल्स का अगर कोई उल्लंघन करता है, कॉन्ट्रावीन करता है, तो उसके लिए पेनल्टी है। इफ़ एनीवन कॉन्ट्रावीन्स फेमा रूल्स, पेनल्टी विल बी 3 टाइम्स सम इन्वॉल्व्ड इन कॉन्ट्रावेंशन, जो गड़बड़ी में सम इन्वॉल्व है उसका 3 गुना। अगर कॉन्ट्रावेंशन फिर भी, उल्लंघन जो है फिर भी कंटिन्यू रहता है, तो पर डे 5,000 की पेनल्टी होगी। अपील करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहते हैं, किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकती है। अगर सम इन्वॉल्व 1 करोड़ से नीचे का है तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट, सिविल इम्प्रिजनमेंट जो होगी वो 6 महीने की होगी। 1 करोड़ से ज़्यादा का सम है तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो 3 साल की होगी। और इसकी भी अपील करनी है तो उसके लिए स्पेशल डायरेक्टर से अपील कर सकते हैं, या फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल, या फिर हाई कोर्ट पे। ये हो गया आपका फेमा कंप्लीट। ये सारी बैंकिंग नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन करने के लिए, जिससे कि आपको ढंग से याद हो सके, तो ये पीडीएफ जो है आपको, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में भी मिल सकता है, ठीक है, आप वहाँ से ले सकते हैं।